हेलो बच्चों, जीआई के पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड से कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा और आज अपन इस पार्ट थर्ड में जीआई जो हैं उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद कोई भी गिवन फार्मूला हो उसके जीआई कैसे नंबर ऑफ़ जीआई कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं वो बताऊंगा। तब जाके एक कंप्लीट पैकेज ख़त्म हो जाएगा, जीआई आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनिक का जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी शो करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है, लेकिन मैं उसको भी जीआई का पार्ट फोर्थ बनाकर आपको दूंगा मैं। तो ध्यान रहे, आज के पार्ट में मैं फिजिकल प्रॉपर्टी कंपेयर कर रहा हूँ जीआई की और उसके अलावा जीआई के नंबर को डिटरमाइन करना सिखा रहा हूँ। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी आती है। पिछले वीडियो में मैंने बोला है, आज फिर कह रहा हूँ कि जो दो फॉर्म है मेरी सिस और ट्रांस, उनमें से ऑलवेज नहीं कह रहा हूँ, जनरली ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल होती है। उसका कारण स्ट्रिक क्राउडिंग, स्ट्रिक रिपल्शन, कुछ भी बोलते हैं। ये लीजिए, मान लो मैंने ब्यूट टू इन के दो कॉन्फ़िगरेशन लिखे, सिस और ट्रांस। ये सिस और ट्रांस, ये मैंने सिस लिख दिया और ये मैंने ट्रांस लिख दिया। और अब आपके सामने है कि ट्रांसफॉर्म जो है उसमें बल्कि ग्रुप, जो बड़े ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड हैं, जबकि इसमें सेम साइड हैं। देयरफॉर मैं कहूँगा क्राउडिंग जो है या स्ट्रिक रिपल्शन जो है सिस फॉर्म में ज़्यादा है। इसलिए जनरली मैं कह रहा हूँ कि हम ट्रांस की स्टेबिलिटी को सिस से ज़्यादा मानते हैं, लेकिन ऑलवेज नहीं। हमें ये एग्जाम्पल हर प्रैक्टिस बुक के अंदर मिलेगा और वो मुझे 1,2-डाइक्लोरोएथीन की बात करेगा। मैंने 1,2-डाइक्लोरोएथीन लिख दी, इसके दोनों कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए मैंने। ये लो, मैंने इसके दोनों कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इनको देखते हुए मैं इनको सिस बोल रहा हूँ और इसी का मैंने एक ट्रांसफॉर्म बना दिया। ये लो, ये इसका ट्रांसफॉर्म है। मैंने अभी भी बोला है कि ट्रांस हमेशा ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। इस केस में देखो क्या होगा, नो डाउट ये सिस है, ये ट्रांस है, ये मोर स्टेबल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज़्यादा है। पता है क्यों? देखिए, यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ भी है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ वैकेंट 3D ऑर्बिटल यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब देखो, लोन पेयर और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, और पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में है। देयरफॉर ये यहाँ और ये यहाँ यदि गया तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास दो पोल बन गए। ये लीजिए, दो पोल बन जाएंगे और उस पोल में यहाँ डेल्टा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ चार्ज कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, अपोजिट पोल बन रहे हैं। देयरफॉर यहाँ अट्रैक्शन बनेगा और अट्रैक्शन बनने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रहे, यदि कोई ऐसा बोलता है कि ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जनरली लगाकर बोले तो आप बताएं, रीजन पूछे तो मैंने रिपल्शन बता दिया है। ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी, स्टेबिलिटी। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैं ऐसा बोलूं, जब इनकी स्टेबिलिटी में डिफरेंस आ गया तो बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आएगा। जैसे मान लीजिए मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं, जिसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझना। जैसे मान लीजिए मैं इन्हीं फॉर्म को कंपेयर करूं तो मुझे पता है सारे एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इलेक्ट्रॉन डोनर तो इलेक्ट्रॉन से दूर जाएगा तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपन किधर दिखाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और डाइपोल मोमेंट को हम ऐसा एरो लगा के उसके टेल पे क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाया। इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस तरफ आएगा, मतलब ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। इसमें क्या होगा, इसका इस तरफ आ रहा है, इसका इस तरफ आ रहा है, दोनों डायरेक्शन कैसे हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। तो नो डाउट एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल करेंगे। रिजल्ट क्या निकला कि सिस फॉर्म, जो म्यू जो सिस है वो इस केस में ज्यादा आ रहा है म्यू किससे, ट्रांस से। मेरी ये बात पकड़ में आ गई हो, लेकिन फिर बोल दूं ये ऑलवेज नहीं है। जो एग्जाम्पल लिखे हुए मैं उन्हीं को यूज लेता हूं। इसकी बात करें, हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा और इसका इस तरफ आएगा। डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, तो कैंसिल होगा मामला। इस केस में क्या होगा, इसका म्यू इस तरफ जाना है, इसका म्यू इस तरफ, नेट म्यू कुछ तो मिलेगा मुझे। और फिर मैं कह रहा हूं कि म्यू सिस ज्यादा आ रहा है किससे, म्यू ट्रांस है, लेकिन ऑलवेज नहीं। अब देखो जबरदस्त एग्जाम्पल, मैंने मान लीजिए एक ये ओरिएंटेशन लिया मान लो, और मैं इनको देखते हुए इसको ट्रांस बोल रहा हूं और इसी के मैं सिस फॉर्म बनाता हूं।
ये लो, इसी की मैंने सिस फॉर्म बना दी। अब आप देखो क्या होगा कि इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ रहा है और इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं एक तरह से, जबकि इसका इस तरफ आएगा और इसका इस तरफ आएगा, कुछ कैंसिलेशन तो होगा। इस बार म्यू ट्रांस ग्रेटर देन हो गया है म्यू सिस से। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट के बारे में मैं किस तरह से जजमेंट करूंगा कि जो मेरे डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे ग्रुप अटैच हैं उन ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को देखते हुए मैं डाइपोल मोमेंट जज कर पाऊंगा। ऑलवेज एक रिजल्ट बनाना या एक परमानेंट रिजल्ट बनाना कि ट्रांस का म्यू ही ज्यादा होगा या सिस का म्यू ही ज्यादा होगा, ये गलत तरीका है। आप फॉर्मूला देखकर बात करेंगे। जनरली अपन कह सकते हैं कि सिस का जो म्यू है वो ट्रांस से ज्यादा होता है, लेकिन ऑलवेज नहीं। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब इनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू में डिफरेंस है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आएगा। तब मैं तीसरी प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं। अब बॉइलिंग पॉइंट कई सारे फैक्टर से हम डिसाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से करते हैं। सबसे पहले अपन मॉलिक्यूलर मास लगाते हैं, चूंकि आइसोमेरिक मेंबर होंगे तो मास वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। हम वन डर वाल अट्रैक्शन से, हम सरफेस एरिया से, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, कई सारी बातों से हम इन बातों को डिसाइड करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करते हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं कि अभी भी मैंने बोला है कि जनरली म्यू जो है, म्यू का मतलब डाइपोल मोमेंट जो है सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से, तो मैं कह सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया हो। अब बात कर रहा हूं मैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट में पता है कि पैकिंग पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, डिसाइड होगा। और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ट्रांस में बड़े ग्रुप जो होते हैं अपोजिट साइड होते हैं, तो नो डाउट वो क्रिस्टल में बहुत अच्छी तरह से पैक्ड हो पाएंगे। इसलिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ऑलवेज ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ऑलवेज ज्यादा होगा, लेकिन सिस का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज्यादा नहीं होगा, ध्यान रहे। तो मैंने 4-5 प्रॉपर्टी कंपेयर की है। मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर सकता हूं, और जनरली मैं फिर बोल रहा हूं म्यू ऑफ सिस फॉर्म इज ग्रेटर देन ट्रांसफॉर्म। इसका जिसका म्यू ज्यादा है वो पानी में थोड़ा ज्यादा घुलने लगेगा। तो सॉल्युबिलिटी भी आप कह सकते हैं जनरली सिस की ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट जनरली सिस का ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज ट्रांस का ज्यादा होता है, म्यू जनरली सिस का ज्यादा होता है, लेकिन कुछ केसेस में ट्रांस का भी ज्यादा हो जाएगा, और जनरली ट्रांस की ज्यादा होती है, कुछ केसेस में सिस की भी हो सकती है। मैंने सारी प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर दिया है। अब मैं आप लोगों को नंबर ऑफ जीआई कैसे डिटरमाइन करते हैं ये सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं एल्कीन ले रहा हूं, फिर मैं पॉलीन्स लेऊंगा, और फिर मैं साइक्लिक कंपाउंड लेऊंगा। ये 3 हेडिंग्स होंगे अपने। एल्कीनों में देखें, एल्कीन का मतलब एक डबल बॉन्ड, एक जीआई जनरेटिंग आरआरएस क्या होता है पार्ट फर्स्ट में मैंने बता दिया है। समझते जाना, सीखते जाना। मैं एल्कीन के लिए काम कर रहा हूं। सबसे पहले एल्कीन के लिए सीखते जाओ। देखिए, कोई भी एल्कीन है ना, उसके जीआई के नंबर मुझे डिटरमाइन करना है। तो या तो उस एल्कीन में जी आएगा ही नहीं, कब? जब मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, और आ गया तो फिर 2 बातें होंगी। यदि चारों ही ग्रुप, मतलब एक आरआरएस के दोनों ग्रुप और दूसरी आरआरएस के भी दोनों ग्रुप, मतलब चारों ही ग्रुप डिफरेंट हैं, तो आपका आंसर फिक्स होना चाहिए 6। अदरवाइज आंसर 2, और जीआई कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही तो कह दो 0। मैं एक छोटी सी एक टेबल बना के बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा और यहां मैंने नंबर ऑफ जीआई लिखा, और मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लीजिए C2A4 है, मतलब 2 कार्बन है और दोनों के चारों ग्रुप सेम है, तो नंबर ऑफ जीआई खत्म। मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लो ये है, तो इसका मतलब किसी एक कार्बन पे 2A आएंगे, फिर 0। मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तो नो डाउट इसकी एक कंडीशन वो बनती है जब मैं AB जोड़ देता हूं तो G आने लगता है, इस केस में 2 आएगा। मेरा ये फॉर्मूला है मान लीजिए, तो मैं एक कंडीशन ऐसी रहेगी जिसमें A के साथ B और A के साथ C जोड़ दूंगा, तब मेरा 2 आएगा। लेकिन जैसे ही मुझे A, B, D और E मिलता है, चारों ही ग्रुप डिफरेंट मिलते हैं, मुझे 6 आंसर मिलता है। तो आप क्या देख रहे हैं, एल्कीन में 3 ही बातें, या तो G आएगा ही नहीं, आएगा तो 2 बातें, या तो आंसर 2 होगा या 6 होगा। 6 कब होगा? जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो। मैं इसको समझाता हूं। मैंने क्या किया, C2FClBrI जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके नंबर ऑफ जीआई पूछ लिए उसने। मैंने फट देखा 2 कार्बन और चारों ग्रुप डिफरेंट, 6 आंसर आएगा। कैसे? मैं इसके 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा,
दूसरा स्ट्रक्चर मैंने फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन, यहां क्लोरीन आयोडीन लिख दिया, और तीसरे स्ट्रक्चर में मैंने फ्लोरीन के साथ यहां आयोडीन और यहां क्लोरीन ब्रोमीन लिख दिया। इन तीनों के आईयूपीएसी नेम में डिफरेंस है बच्चों। अब अपन ईजेड पढ़ चुके हैं, तो ऊपर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा और नीचे मैं कह सकता हूं, मैंने एक यहां ब्रोमीन केवल लिखकर यहां मुझे आयोडीन लिखना चाहिए, तो ऊपर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, नीचे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। मैं बोल सकता हूं ये जेड कॉन्फ़िगरेशन है, तो प्लस इसका ई भी तो बनेगा यहां। ये मैं फिर कह सकता हूं ये जेड है तो प्लस इसका ई भी आएगा, और यहां ये फिर मैं बोल रहा हूं ये जेड है, इसका मतलब इसका ई भी आएगा। तो तीन स्ट्रक्चर ये थे, साथ में इनके अलग कॉन्फ़िगरेशन भी आएंगे, तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन हो गए मेरे पास। ध्यान दें इनके आईयूपीएसी नेम में डिफरेंस है। इन दोनों में रिलेशनशिप जीआई का नहीं है, देयर स्ट्रक्चरल आइसोमर, इनके पोजीशन में डिफरेंस है, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आ रहे हैं, ध्यान रहे। ये आपस में जीआई नहीं है, लेकिन इसका ये फॉर्म, इसका ये फॉर्म, इसका ये फॉर्म आपस में क्या होंगे, जीआई होंगे। तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन है मेरे पास। आप ये बात डायरेक्ट ध्यान रख लें, सारे ग्रुप डिफरेंट है, 6 बताऊंगा जी, अदरवाइज जी आ रहा है तो 2 बताऊंगा, और जीआई नहीं आ रहा तो मेरा आंसर 0 है। ये एल्कीनों की बात हुई है, एल्कीन। अब मैं पॉलीइन की बात करता हूं, या मैं उन फॉर्मूलों की बात करता हूं उन जिनमें जीआई जनरेटिंग आरआरएस 1 से ज्यादा होगी। अब आरआरएस क्या होती है, पार्ट फर्स्ट देखें। जीआई की कंडीशन कौन जीआई शो करता है, पार्ट फर्स्ट देखें। और मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, मैं उनको पॉलीइन्स बोल सकता हूं। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि उनमें 1 से ज्यादा जीआई जनरेटिंग आरआरएस है, समझते जाएं। इस केस में आप एक तरीका ध्यान रखें, मैं इस केस में फर्स्ट बात बता रहा हूं और कह रहा हूं फॉर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, यदि मेरा कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। अब अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का क्या मतलब रहेगा, ध्यान रहे। अनसिमेट्रिकल में मैं एग्जांपल लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखूं, नंबर ऑफ जीआई। इस केस में मुझे 2 की पावर n मिलना है, और मैं फिर बोल दूं यहां n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं है बच्चों, नंबर ऑफ जीआई जनरेटिंग साइट है। वो साइट ही गिननी है जो जीआई शो कर रही है। बोगस डबल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब जो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा वो भी हो सकता है। इसलिए पार्ट फर्स्ट पर फोकस करना है, क्योंकि यदि हमने आरआरएस ही गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया तो हमारे आंसर गलत होंगे। तो ध्यान रहे, यहां एन जो है नंबर ऑफ जीआई जनरेटिंग साइट है बच्चों, जो जीआई दिखाएगा उसी साइट को काउंट करना है, और जीआई का नंबर इस तरीके से निकालूंगा। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको सिखाने के लिए। मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया, समझते जाना। इसको यहां से मिटा देता हूं एक बार। आप क्या देखते हैं, इस जगह जी आएगा क्योंकि ये आरआरएस, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक ये पूरा ग्रुप। ऐसे ही यहां जीआई आएगा क्योंकि यहां भी मेरी जीआई की कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहां भी हो रही है। इसका मतलब यहां एन की वैल्यू 2 है। अब फॉर्मूला सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, इसका तरीका सिखा रहा हूं। जो एंड्स है मेरे, ये जीआई जनरेटिंग साइट है, इसका एंड मिथाइल है। ये जीआई जनरेटिंग साइट है, इसका एंड जो है मेरा एंड जो है इथाइल है। मतलब डिफरेंट टाइप के एंड्स हो रहे हो तो उस फॉर्मूले को आप अनसिमेट्रिकल माने। और अब मैं कहूंगा कि नंबर ऑफ जीआई निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएं, एन की वैल्यू 2 आ गई तो मैं कह सकता हूं यहां नंबर ऑफ जीआई जो है मेरे 2 की पावर 2, मतलब कितने हो गए, 4 हो गए। मेरी ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। और वो 4 कौन से होंगे मैं बना के दिखाता हूं ताकि मेरी ये बात समझ में आए। सीखना, इसको थोड़ा ढंग से सीखना, ढंग से। ये लीजिए, हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं। जैसे ये फॉर्मूला मेरे पास, मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का है, तो मैंने इस फॉर्मूले को दोबारा लिखा और मेरे पास ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आईयूपीएसी नेम लिखूंगा तो मैं नंबरिंग इधर से करने वाला हूं, ये लो। और मैं जब नाम लिखूंगा तो मैं कहूंगा इसको ऑक्टा, और फिर क्या बोलने वाला हूं मैं इसको 2 और 5 डाइईन। ये मेरा नाम हो गया। लेकिन अभी ये एक्यूरेट आईयूपीएसी नेम नहीं है, एक्यूरेट नाम आने वाला है, सीखते जाना। इसका मतलब एक तो मेरा डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के बाद आ रहा है और एक मेरा डबल बॉन्ड 5वें कार्बन के बाद आ रहा है। मैं पहला कॉम्बिनेशन ये बनाना चाहता हूं कि दोनों ही डबल बॉन्ड को मैं सिस रख दूं। दूसरा कॉम्बिनेशन में बना दूं कि इसको सिस और इसको ट्रांस कर दूं। तीसरा कॉम्बिनेशन है कि मैं दोनों को ही ऐसा बोल दूं या ऐसा बोल दूं, इसको ट्रांस कर दूं
और इसको सिस कर दूं, और लास्ट कॉम्बिनेशन है मैं दोनों को ही ट्रांस कर दूं। ये 4 कॉम्बिनेशन है बच्चों। अब आपके सामने देखिए, इसका हाइड्रोजन इस तरफ जा रहा है, इसका हाइड्रोजन इस तरफ आ रहा है, मतलब ये डबल बॉन्ड ट्रांस है। इसका हाइड्रोजन मेरे पास इस तरफ जा रहा है, इसका हाइड्रोजन इस तरफ जा रहा है, मतलब ये भी ट्रांस है। इसका मतलब इसके आईयूपीएसी नेम के आगे मैं ब्रैकेट में सेकंड डबल बॉन्ड, सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड किस कॉन्फ़िगरेशन में बताना चाहता हूं। और यदि अपन EZ की भी बात करें तो मैंने बोला था ट्रांस, और जहां सिस आते हैं वहां E और Z भी बोले जा सकते हैं। मैं कह सकता हूं इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। मैं बोलूंगा ये 2 तो E है, और 5 पर भी देखिए कैसा है, E है। और आईयूपीएसी नेम के आगे ब्रैकेट में ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा। आप ट्रांस और ट्रांस लिखकर भी बता सकते हैं। मेरे ख्याल में ये 4 कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाए थे ना, दोनों सिस, दोनों ट्रांस, इधर वाला सिस वो ट्रांस, या ये ट्रांस वो सिस, ये 4 कॉम्बिनेशन है। ये अपना केस पहला है, सबको समझ में आ गया। अनसिमेट्रिकल फॉर्मूला है 2 की पावर n। अनसिमेट्रिकल का पता कैसे लगाएंगे, एंड्स डिफरेंट होने चाहिए। और n क्या है, या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं है, ध्यान रहे, ये n क्या है, GI जनरेटिंग साइट है। अब मैं सिमेट्रिकल फॉर्मूले पे आ रहा हूं, और सिमेट्रिकल में क्या होगा, एंड सेम होंगे। जब एंड सेम होंगे तो इसमें 2 बातें हैं, n की वैल्यू इवन भी हो सकती है, n की वैल्यू ऑड भी हो सकती है। तो मैं सिमेट्रिकल केस ले रहा हूं, और समझना उसमें दोनों बातें आएंगी, जब n इवन और जब n ऑड। सीखते जाएं, समझते जाएं। ये लीजिए, मैंने क्या किया, फॉर सिमेट्रिकल कंपाउंड, और इसमें मुझे 2 बात करनी है। इसमें केस फर्स्ट आ रहा है व्हेन n जो है वो इवन नंबर में, तब नंबर ऑफ GI जो होता है ना बच्चों, उसको निकालने का तरीका है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। और इसी में केस मैं सेकंड ले लूं एक बार, और वो कब है, जब n जो है वो ऑड हो। उस समय आपके नंबर ऑफ GI जो हैं, फिर कहूंगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2, या n/2 -1 या n-1/2। मुझे इतना सा फॉर्मूला मिला, ये लो समझना ढंग से, इतना सा फॉर्मूला मिला। नंबर ऑफ GI पूछ लिए, मैंने फट देखा यहां GI आएगा, मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहां GI आएगा 2, मतलब n की वैल्यू 2। फिर मैंने क्या पाया, इसका एंड मिथाइल, उसका भी एंड मिथाइल, मतलब एंड सिमिलर, मतलब ये सिमेट्रिकल का केस है। अब आप ये n की 2 वैल्यू रख लें, तो नंबर ऑफ GI जब आप निकालोगे तो यहां जब आप 2 रखोगे तो 2 की पावर 1 मतलब 2, और जब आप यहां 2 रखोगे तो 2 में से 2/2 1 में से गया 0, 2 की पावर 0 मतलब 1, टोटल GI 3 आ गए। ये मेरा आंसर है। तो हमसे नंबर ऑफ GI पूछेगा, हम इन फॉर्मूलों से बता सकते हैं। ऐसे ही मैंने क्या किया, मान लीजिए मैं इसी फॉर्मूले में चेंज करके नया फॉर्मूला लिख दूं, और मैंने इस बार पता है क्या किया है, मैंने ये लिख दिया, मान लो ये लो, ये लो, यहां GI आएगा, यहां GI आएगा, यहां GI आएगा, एंड मेरे सेम है ही, सिमेट्रिकल है ही। n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। और इस फॉर्मूले में कौन से, जब n की वैल्यू 3 मतलब और, इस फॉर्मूले में आप रख दें, आपको आंसर मिलेगा। यहां आप 3 रखें, 2 की पावर 2 मतलब GI 4 हो गए, प्लस फिर बोल रहा हूं 3 में से 1 गया 2, 2/2 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, अपना आंसर 6 हो गया है। हमें GI, टोटल नंबर ऑफ GI यहाँ 6 मिल रहे हैं। मेरी ये बातें समझ में आ गई हों। ये तरीका था, जिन फॉर्मूलों में एक से ज्यादा RRS होती है वह GI कैसे निकालते हैं। अनसिमेट्रिकल है, सीधा आंसर 2 की पावर n से निकालें, और सिमेट्रिकल है तो उसमें n ऑड है या इवन है वो देख के फॉर्मूला सेलेक्ट करें। एक छोटी सी बात साइकिल में और बता देता हूं, समझना उसको। मान लीजिए साइक्लिक फॉर्मूला देकर मुझसे आंसर पूछे तो क्या करेंगे। मैं साइक्लिक कंपाउंड्स को कंसिडर कर रहा हूं, उसका भी तरीका सीख लें। जैसे मान लीजिए मुझे 1,2-डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन मिल गया और मुझे GI का नंबर पूछ लिया, तो मुझे GI ड्रॉ करने आने चाहिए। मैंने इन दोनों मिथाइल को मान लीजिए अबव द प्लेन बना दिया, मैं वेज को इस तरह से बनाता हूँ, और दूसरा पैटर्न मैंने ये बना दिया, ये लीजिए। तो मैं फिर कहूँगा, और कोई बच्चा कहता नहीं सर मैंने तो ये भी बनाया है, तो ध्यान रहे कि क्या दोनों मिथाइल सेम प्लेन में नहीं है, मतलब इसे से तो है, और यहाँ भी तो दोनों मिथाइल सेम प्लेन में इसे से तो, ये आइडेंटिकल फॉर्मूले दोनों, ये आइडेंटिकल है, एक ही फॉर्मूला है ये।
लेकिन यहाँ क्या हुआ, दोनों मिथाइल अलग अलग प्लेन में है, मतलब ये दोनों फॉर्म आइडेंटिकल हैं, ये सिस हैं, जबकि ये फॉर्म कैसी है, ट्रांस है। मेरी बात समझ में आ गई हो। इस तरह से मुझे साइक्लिक कंपाउंड में जीआई ड्रॉ करने आने चाहिए। मान लीजिए मुझे ये फॉर्मूला मिल जाए, 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, तो मैंने क्या किया, इन तीनों को सेम प्लेन में बना दिया। मान लीजिए मैं कह सकता हूं ऑल सिस, मैं ऐसा बोल दूं तो गलत नहीं होगा, ऑल सिस हैं ये, और मान लीजिए मैं इन तीनों को बिलो दी प्लेन बनाता, तब भी तो एसएस ही होते, और किसी एक को मैंने प्लेन चेंज कर दिया मान लो, और 2 के प्लेन मैंने ये रखे, तो पता है मैं क्या बोलूंगा, 2 सिस और 1 ट्रांस है। कोई कहता नहीं सर इसको ऐसे कर दो, ये लीजिए ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तब भी तो मैं बोलूंगा ये 2 सिस और 1 ट्रांस है, मतलब ये फॉर्मूला आइडेंटिकल है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना आना चाहिए साइक्लिक कंपाउंड में जीआई को। मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। मान लीजिए मैंने क्या किया कि यहाँ A लगा दिया, यहाँ B लगा दिया और यहाँ C लगा दिया, मतलब मैंने तीनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट लगा दिए। मैं पहला पैटर्न तो बनाऊंगा कि ऑल सिस कर दिया, मान लीजिए मैंने इन तीनों का प्लेन सेम बना दिया ABC। अब थोड़ा सीक्वेंस पैटर्न चेंज होगा कि मान लीजिए मैंने A और B को सिस रखा और C को ट्रांस कर दिया। अब मैं कह सकता हूं कि मैं B और C को सिस रखूं, ये लो, और मैं A को ट्रांस कर दूं। कहने का मतलब समझ में आ रहा हो, और मैंने एक बार B को ट्रांस कर दिया और A और C सिस कर दिया, ये पैटर्न बनते हैं। इस तरह से मुझे आइसोमर बनाने आने चाहिए। तो आप प्रैक्टिस के लिए क्या करना बच्चों, कि इन फॉर्मूलों के आइसोमर ड्रॉ करके देखना कि इनके जीआई कितने बनते हैं। ये लीजिए, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला ये है जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था, ये BHC का फॉर्मूला है, जिसको 666 या गैमेक्सेन या लिंडेन बोलते हैं। इन तीनों के जीआई ड्रॉ करके देखना, पैटर्न ही बनाना एक बार सबको सब प्लेन में, फिर एक का अपोजिट प्लेन बाकियों का सेम, सीक्वेंस चेंज करके देखना कितने कितने आंसर आते हैं, चेक करके देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मुझे साइक्लिक कंपाउंड में भी जीआई ड्रॉ करने आने चाहिए बच्चों। ये जीआई की कंप्लीट सीरीज थी, इससे बाहर प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम तो क्या आना है कि फॉलोइंग में से जीआई कौन शो करेगा या नंबर पूछेगा, वो सारी बातें मैंने कवर की हैं। ये 3 पार्ट थे जीआई के, और ये बेनिफिशियल रहेंगे। पूरा पार्ट फर्स्ट से लेकर 3rd तक देखें, फिर सारी प्रॉब्लम निकालें, तब इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और मैं पार्ट 4th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जीआई में ले आऊँगा, तो पूरे सिलेबस का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कवर हो जाएगा, और पार्ट 4th के लिए तैयार रहें बच्चों।